भाव थोड़ा सा अगर पीछे जाए, यानी जब अ, पहली लहर शुरू हुई थी कोरोना की, उस समय कई देशों में बहुत बुरा हाल था। तब तक भारत कोरोना पहुंचा नहीं था, पहुंच गया था तो बहुत नॉमिनल सा था, उतना असर नहीं हुआ था। और मुझे याद है कि मैं 13 से लेकर के 16 मार्च तक 2020 में मुंबई में था अपने बेटे के पास। और 17 मार्च को हमारे दिल्ली लौट आने के बाद 17 मार्च को वहां पहला केस जिससे डेथ हुई थी वो सामने आया था। उस समय भारत के पास पीपीई किट नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, उस तरह के अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं थी, पैथोलॉजी लैब्स नहीं थी। यहां तक के जो हाथों में पहने जाने वाले दस्ताने होते हैं कोरोना कोविड 19 के इलाज वगैरह के लिए, वो सब नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी। लेकिन ये हमने देखा कि उसके बाद 3 दौर का लॉकडाउन हुआ। 3 दौर के लॉकडाउन खत्म होते होते हमारे अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, पैथोलॉजी लैब की संख्या भी बढ़ चुकी थी, एक से कहीं ज्यादा हो गई थी। अलग अलग राज्यों में अस्पताल तैयार थे, आईसीयू के बेड तैयार थे, यहां तक के रेलवे कोच को तैयार कर लिया गया था कि अगर ज्यादा संख्या में लोग आए तो वहां भी उनकी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग देनी थी वो तैयार हो गए थे, सब कुछ तैयार हो गया था। और फर्स्ट वेव में भारत में कोई बड़ी तबाही उस तरह की नहीं हुई जैसी बाकी देशों में हुई थी। दूसरी वेव आई तो तबाही इसलिए हुई कि शायद लोग कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए थे, सरकारें भी बेपरवाह हो गई थी, सब कुछ एकदम खोल दिया गया, शादी ब्याह, मॉल्स, सब कुछ जैसे सब कुछ चला गया, कोरोना खत्म हो गया, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन इस बीच हमें आपको सबको ये याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कहा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जिस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए हमने वैक्सीन तक तैयार कर ली है, दुनिया के कुछ गिने चुने देश हैं जिनमें भारत शामिल है, जिसने अपनी वैक्सीन तैयार की है और अब तक तो 40 करोड़ से ज्यादा को लगाई भी जा चुकी है। और किसी 50 को देशों को भेजी भी है। भेजी भी गई है, करीब 86 देशों को भेजी गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कल रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया है, इतना दुनिया के किसी देश में नहीं आया है। तो जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया है, वो चाहे चीन हो, चाहे कनाडा में बैठे हुए लोग हों, चाहे यूएस में हो, ब्रिटेन में हो, फ्रांस में हो, ये सब लोग भारत के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं। इसलिए एक के बाद एक इस तरह के षड्यंत्र उछाले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको लोग ऑलरेडी ठुकरा चुके हैं, एक तरीके से रिजेक्ट कर चुके हैं, वो उनके टूल बन गए हैं। बिल्कुल टूल बने। और आज नहीं, उसके पहले यूपीए तो मैं मानता हूं कि यूपीए तो परदेश से ही चलाया जा रहा था। यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, आप यूपीए के 10 साल में देखिए कि दूसरे किसी देश को फायदा हो इसी ढंग से हमारे यहाँ निर्णय लिए जाते थे। जो निर्णय लिए जाते थे, आज आज ये चिल्लाते हैं डीजल बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो उस वक्त चिदम्बरम में क्या बोला था याद है? जो लोग 12 रुपए 15 रुपए की बिस्लेरी लेते हैं, वो डीजल के बारे में क्यों चिल्ला रहे? ये चिदम्बरम जी का जी जी। विधान था, बोले थे। तो ये तो पूरा इनको मालूम है कि इनको मोदी सरेंडर नहीं हो रहा है। मोदी रहने से उनको फर्क नहीं है। मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उस पर गुस्सा है। और इसलिए, और जितने मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उतने उनकी जो जड़ें हैं वो देश में पक्की बैठ जाएगी। इससे हमारे देश का विरोधी दल जो है वो अस्वस्थ है, और इसका इस्तेमाल और देश कर रहे। दोनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि देश बढ़े आगे या ना बढ़े,
सत्ता हमको मिलनी चाहिए, ये हमारे विरोधी दलों का प्रोग्राम है। और देशों का प्रोग्राम क्या है कि भाई अगर इंडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पॉपुलेशन है, तो अगर यहां हमारा मार्केट नहीं रहा तो हम हमारा बिजनेस और इकोनॉमी मारी जाएगी। इसलिए भारत इकोनॉमिकली स्वयंभू ना हो, वो उनका प्रोग्राम है। तो दोनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये बन जाता है कि मोदी को कंडेम करो, मोदी को रोको, और अल्टरनेटिवली भारत को रोको। तो उनके लिए भारत को रोकना है, इनके लिए मोदी को रोकना है। तो इसलिए ये दोनों का अपोजिशन और विदेश ताकतें, इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया कि जितने अड़तले या अड़चने इनको खड़ी की जाए उतना उन दोनों का फायदा है, ऐसा उनको लगता है। फायदा का मतलब वो इकोनॉमिकली देखते हैं, ये पॉलिटिकली देखते। लेकिन इनको एक समझ में नहीं आता कि जो टेक्निक, ये जो हथियार आप इस्तेमाल कर रहे हो, मीडिया, वो तो भारत में 2 या 3% से ज्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं, और जिनके पास पहुंचता है वो तो आजकल बहुत समझदार हो गए। इसलिए वो एस्टेब्लिश मीडिया जो है उससे बहुत दूर जा चुके, बहुत दूर जा चुके। इसलिए मीडिया में जो चर्चा होती है उससे कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि आम आदमी देख रहा है क्या हो रहा है। आम आदमी देख रहा है। देखिए, हमने कल परसों यूपी के चुनाव के रिजल्ट देखे हैं। जी उसके जी। पहले 1-2 महीने क्या चल रहा था? खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए, योगी खत्म। अब वही लोग उल्टा बोल रहे हैं कि हाँ, अगले समय योगी ही मोदी को चैलेंज होगा। यानी अगर हमारे साथ योगी योगी खत्म नहीं हो रहा है तो योगी और मोदी में लड़ाई लगा लो। तो ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। देखिए, नाखून हो या बाल हो, वो उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। उनको हमको ही इजा ना हो इस ढंग से काट कर कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो ये ऐसे तरीके के जो विदेशी ताकतें होगी, देश की ताकतें होगी, ये खत्म नहीं होगी। इनको हम काट छाट कर कैसे कंट्रोल में रखें, इस पर ही हमको चर्चा करनी है, और कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे। और मोदी आपने मेरा ख्याल है, मोदी मेरे ख्याल है उत्तम रीति से, अच्छी रीति से उसको ढूंढ निकालते हैं।